guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के। और काफी टाइम से हम लोगों को ये डिमांड आ रही थी कि दीदी यार धुकुर धुकुर वीडियोस तो आप लोग सुनाते ही रहते हो, एक ना मस्त सी क्राइम की स्टोरी सुना दो, वो भी इंडिया से रिलेटेड। इसीलिए ना हम लोगों ने 3 दिन का टाइम लिया और हम लोग क्या सोचे ना कि इस बार जो क्राइम की स्टोरी लेकर के आएंगे ना, काफी ज्यादा भयंकर स्टोरी लेकर के आएंगे। एंड 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी इन दोनों दीदियों ने ना मस्त सी क्राइम की स्टोरी खोज कर निकाल भी दी है। और ये जो क्राइम की स्टोरी है ना, ये हमारे इंडिया के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की कहानी है। और ये कहानी एक प्यार मोहब्बत से रिलेटेड कहानी होने वाली है, जिसमें प्यार, इमोशन, फैमिली ड्रामा, एक्शन एंड व्हाट नॉट सभी चीजों का तड़का लगने वाला है। लेकिन 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 एक डिस्क्लेमर दे देते हैं आप लोगों को। हमेशा प्यार मोहब्बत की कहानी में क्या होता है, लैला मजनू हो या फिर हीर रांझा हो, प्यार के लिए ना किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, लोगों के मार भी खाते हैं। लेकिन आज का जो प्रेमी जोड़ा है ना, वो मार खाने में नहीं भाई साहब, मारने में विश्वास रखता है। कैसे, कब, क्यों और आगे क्या होता है, सब कुछ वीडियो में पता चलेगा। पर उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। तो अब डिले नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। पर उससे पहले रानी, आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लो, कान में ईयरफोन डाल के ना रूम की लाइट्स ऑफ कर लीजिए भाई, माहौल तो बनाना पड़ेगा ना। तो चलो दीदी जल्दी से बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की जो कहानी है ना, वो तकरीबन आज से 11 साल पहले, मतलब कि 2011 में यूपी के गोरखपुर की कहानी है। लेकिन कहानी भले पुरानी हो गई है, पर इसका जो फ्लेवर है ना, उसमें आज तक कोई कमी नहीं आई है। कहते हैं ना, शराब जितना ज्यादा पुराना होता है उसमें नशा उतना ही ज्यादा होता है। तो सेम कंडीशन ना इस कहानी के साथ भी है। एंड वी आर 110% श्योर कि आप में से तो ना ज्यादातर लोगों को इस कहानी के बारे में पता भी नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना। जैसा कि एक लव स्टोरी है ना, तो ऑब्वियसली इसमें पहले एक लीड हीरोइन होगी और साथ ही साथ एक लीड हीरो भी होगा। तो इसमें जो लीड हीरोइन है ना, उसका रियल नेम है शिखा दुबे, जो कि 23 साल की थी 2011 में। एंड साथ ही साथ उसके मोहल्ले में ना एक लड़का रेंट में रहने आया था कुछ टाइम के लिए, जिसका कि रियल नेम है दीपू यादव, और उसकी उम्र 25 साल की थी। तो अक्सर ऐसा होता है ना, मोहल्ले वाला प्यार। और जैसा कि अभी दोनों की जवानी जस्ट चढ़ी ही थी, तो पहले तो दोनों ने एक दूसरे को देखा दूर से। अब नजरों ही नजरों में दोनों ने एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद कर लिया था और इन दोनों का प्यार है ना, वो परवान भी चढ़ चुका था। लेकिन फिर भी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी थी। पूछो क्या यार, उन्होंने ना अभी तक एक दूसरे से बातचीत भी नहीं की थी। लेकिन अब कंफ्यूजन ये था ना कि दोनों में से बातचीत करने के लिए इनिशिएटिव ले भी तो कौन ले। यहाँ बेचारा दीपू है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। उसको क्या लग रहा था, कहीं शिखा के साथ उसका प्यार एक तरफा निकला तो, और कहीं वो सामने से जाकर के शिखा को प्रपोज करता है, पर शिखा ने उसे रिजेक्ट कर दिया और जाकर के अपने घर वालों को बता दिया ना, फिर तो दीपू को ना लाठियां मार मार के मोहल्ले से निकाला जाएगा। इसलिए दीपू ने ना मन महसूस करके उसे छोड़ दिया और वो चुपचाप बस शिखा को डेली डेली देखा करता था। शिखा ने काफी दिन दीपू का वेट किया कि लड़का अब आएगा, अब प्रपोज करेगा, पर दीपू कुछ करे ही नहीं। लास्ट में शिखा ने सोचा कि अब शिखा को ही कुछ करना होगा। तो एक शाम शिखा ने क्या किया, एक कागज की चिट बनाई, उसमें अपना मोबाइल नंबर लिखा और दीपू को साइड से चलते हुए दे दिया और इशारा किया फोन करना। उसके बाद दीपू तो बहुत ज्यादा खुश हो गया और शिखा भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। और उस शाम के बाद उन दोनों की जो चैटिंग हुई है एसएमएस पे, माय गॉड, बेतोड़ चैटिंग हुई है। दिन में 24 घंटे होते हैं ना, 20-20 घंटे, 21-21 घंटे वो दोनों ना केवल एसएमएस पर बात करते रहते थे। अब दोनों के लिए ना दुनिया मैटर नहीं करती थी, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संगे बिताएंगे। अब आप बोलोगे दीदी आप ये वाला गाना क्यों गा रहे हो, ये वाले गाने का लाइन हम इसीलिए बोले ना क्योंकि दोनों में से कोई भी एम्प्लॉयड नहीं था। दोनों लोग स्टूडेंट थे और पढ़ाई कर रहे थे, पर दोनों के लाइफ का केवल एक मोटिव था,
हमें ब्याह करना है, हमें शादी करनी है, हमें साथ में रहना है। और आप विश्वास नहीं करोगे शिखा ने क्या किया। केवल 23 साल की उम्र में ना वो अपने पापा के पास जाती है और पापा को बोलती है कि पापा मुझे दीपू यादव से शादी करनी है। लाइक सीरियसली, जैसा कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली इसके लिए बिहेव करेगी। कैसे रिएक्ट करेगी? नहीं, शादी नहीं करनी है। पहली बात ये इंटरकास्ट मैरिज है, एंड दूसरी बात लड़का कुछ नहीं करता है, तुम भी कुछ नहीं करती हो। तो यहाँ पर शिखा के मम्मी पापा ने सीधे सीधे से मना कर दिया। इसके लिए घर में शिखा ने काफी ज्यादा थप्पड़े भी खाई, लेकिन कहते हैं ना टुरू लॉग, शिखा और दीपू ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अब उन दोनों के पास ना केवल एक रास्ता था कि जल्द से जल्द घर छोड़कर भाग जाए और भाग करके शादी कर ले। क्योंकि अब क्या था, जब से शिखा ने अपने पापा को ये सब चीजें बताई थी ना, उसके पापा को कहीं ना कहीं लग गया था कि हमारी बेटी हाथ से निकल रही है, जल्दी से कोई अच्छा लड़का देख करके इसके हाथ पीले करवा देते हैं। लेकिन शिखा कहीं और शादी करने के लिए रेडी नहीं थी और वो दोनों ने ना एक प्लान बनाया, घर छोड़ने का प्लान और भाग करके शादी करने का प्लान। नहीं 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 नहीं, ये क्या बच्चे वाली चीजें सोच रहे हो आप लोग। रानी, उन्होंने क्या प्लान बनाया? देखो, अब शिखा की जिंदगी का मात्र एक मकसद रह चुका था और वो था दीपू से शादी। खैर, अगर वो लोग भाग जाते ना, फिर भी उनके मम्मी पापा जैसे तैसे पुलिस की हेल्प लेके उन्हें खोज लेते। लेकिन यहाँ शिखा ने तो अलग ही मास्टर प्लान बना लिया था। उसने क्या सोचा ना कि अगर हम अपने आप को घर में मरा साबित कर दे और फिर हम अगर दीपू के साथ चले जाए ना, तब इसके बाद मेरे परिवार वाले मेरे को तो कभी खोजेंगे ही नहीं। बस 1-2 सप्ताह रोना धोना चलेगा, इसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी और हम तो अपना पूरा जिंदगी भाई अपने सैया दीपू जी के साथ मनाएंगे। पर यहाँ शिखा ने ना कुछ और ही खिचड़ी पका रखी थी। अब सुनो उसका मास्टर प्लान क्या था। उसने दीपू को सबसे पहले ये कहा ना कि देखो दीपू, तुम्हें एक लड़की को तलाशना है जिसकी जो कद काठी और कॉम्प्लेक्शन है ना वो लगभग मेरी तरह हो। और इसके बाद दीपू ने ना अपनी पूरी जान लगा दी वैसी लड़की खोजने में। और इसके लिए दीपू के कुछ दोस्तों ने भी उसकी मदद की। और बहुत ज्यादा खोज खबर करने के बाद ना दीपू का एक दोस्त जिसका नाम सुग्रीव था ना, उसने सोनगढ़ की एक लड़की के बारे में दीपू को बताया जो लगभग शिखा की तरह ही दिखती थी, जिसका नाम पूजा था और वो एक विडो थी। बहुत ही कम उम्र में ना उसने अपने पति को खो दिया था और उसकी मात्र 2 साल की बच्ची भी थी और वो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रही थी और उसे काम की बहुत ज्यादा तलाश थी। अब यहाँ पर दीपू ने सुग्रीव को ये कहा ना कि देखो सुग्रीव, पूजा को ना अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए पूजा को अभी तुम्हें पैसों का लालच देके ये कहना होगा ना कि गोरखपुर में तुम्हारी एक नौकरी लग सकती है जिसके लिए तुम्हें गोरखपुर ही जाना होगा और उसके लिए तुम्हें मंथली ना 3000 रुपए भी मिलेंगे। अब बेचारी पूजा जो अभी मात्र 3 रुपए की भी मोहताज थी, उसे अब 3000 मिलने वाले हैं, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे ना इस ऑफर को मान लेती है और अगले दिन गोरखपुर निकलने के लिए रेडी भी हो जाती है। और पूजा ने क्या किया था, अपनी 2 साल की बेटी को ना एक रिलेटिव के पास छोड़ के अपना पूरा सामान भी पैक कर लिया था। अब अगले दिन पूजा ना सुग्रीव के साथ गोरखपुर के लिए ट्रक से निकल जाती है और इधर से शिखा और दीपू ने ना अपना कुछ और ही प्लान किया था। शिखा अपने घर से मार्केट जाने का बहाना करके निकल जाती है और वहां से दीपू भी अपने घर से निकल जाता है। मार्केट जाके सबसे पहले शिखा ना एक नया सूट और साथ ही साथ एक नई जोड़ी चप्पल खरीद लेती है। अब आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा कि आखिर शिखा ऐसा क्यों करती है। अब मार्केट के बाद शिखा दीपू के साथ मिल जाती है और शिखा के घर से थोड़ी ही आगे ना एक बिस्किट फैक्ट्री पड़ती है। अब वहां पर वो लोग ट्रक का वेट करने लगते हैं, उसी ट्रक जिसमें पूजा और सुग्रीव सवार होके आ रहे थे। और कुछ ही देर में वो ट्रक वहां पर आ जाती है। ट्रक के आने के बाद ही ना शिखा और दीपू उस ट्रक पे चढ़ जाते हैं। यहाँ पर पूजा को क्या लगता है ना कि शायद ये लोग भी काम के सिलसिले में हमारे साथ आगे चलेंगे। पर अभी पूजा कुछ सोच पाती उससे पहले सारे लोग पूजा के ऊपर हमला बोल देते हैं और उसका गला दबा देते हैं। और इन सारे कांड में ना ट्रक का जो ड्राइवर था जिसका नाम बलराम था, वो भी कुछ पैसों के लिए इसमें शामिल था। अब इसके बाद यहाँ पर वो लोग बस पूजा की जान ही नहीं लेते बल्कि एक रॉड से ना उसका पूरा चेहरा भी बिगाड़ देते हैं। इसके बाद पता है शिखा क्या करती है, वो जो घर से सूट पहन के आई थी ना वो उतार के पूजा को पहना देती है और शिखा एक गले में ना काला धागा भी पहना करती थी और वो भी उतार के वो पूजा के लाश को पहना देती है और उसके बॉडी को ना फैक्ट्री के बगल में एक बड़ी सी नाली में फेंक देती है ताकि लोगों को ये लगे
कि ये शिखा की लाश है और इसके बाद वो लोग ट्रक पे बैठ के तुरंत वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब आपको समझ में आया, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही क्यों मार्केट में शिखा ने नए कपड़े और नए चप्पल खरीदे थे, क्योंकि मास्टर प्लान में उन लोगों ने ऑलरेडी ये प्लान कर लिया था कि शिखा को पूजा के साथ कपड़े एक्सचेंज करने हैं ताकि जो लाश है ना वो पूरी की पूरी शिखा की ही लगे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। साथ ही साथ दूसरी चीज, उन लोगों ने ना लाश को अपने घर से कुछ ही दूर मतलब कि बिस्किट फैक्ट्री के बगल वाले नाले में फेंका था ताकि घर वालों को फटाफट से लाश मिल जाए। चलो शाम हो जाती है, अभी तक शिखा अपने घर नहीं पहुंचती है, तो जैसा कि हर गार्जियन को चिंता हो जाती है वैसे ही शिखा के मम्मी और पापा को भी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी। वो लोग ना घर से निकल करके उनसे जितना भी बन पड़ता है शिखा के बारे में खोजबीन करते हैं, पता लगाते हैं, पर शिखा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। थक हार के उसके पापा ना पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। उसके बाद पुलिस शिखा की खोजबीन में लग जाती है। काफी ज्यादा खोजबीन के बाद अगले सुबह 11 बजे तक ना पता चलता है कि बिस्किट फैक्ट्री के बगल वाले बड़े से नाले में एक लड़की की लाश मिली है। अभी तक ये कंफर्म नहीं थी कि वो लाश किसकी थी। फिर शिखा के पापा को बुलाया जाता है और उनसे लाश का शिनाख्त करवाया जाता है, मतलब उनसे कहा जाता है कि आप इसे पहचानो कि ये आपकी बेटी की लाश है या किसी और की लाश है। चेहरा तो पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, चेहरा देख करके तो कोई पहचान भी नहीं सकता था, लेकिन कलर कॉम्प्लेक्शन देख करके, कद काठी देख करके और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शरीर पर जो कपड़े थे, गले में जो काला धागा था ना, वो सब देखने के बाद शिखा के परिवार वालों को ये बिलीव हो गया था कि ये लाश शिखा की है। उसके बाद क्या होता है, शिखा का अंतिम संस्कार किया जाता है, मतलब कि पूजा जो कि अब शिखा बन चुकी थी उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अभी तक ना किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि शिखा की ऐसी तो किसी के साथ दुश्मनी थी नहीं, फिर शिखा के साथ इतनी गंदी हरकत किसने की। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी और कार्रवाई करने के दौरान ही क्या पता चलता है कि शिखा का अफेयर उसी के मोहल्ले में एक लड़के के साथ चल रहा था जिसका की नाम था दीपू यादव। फिर दीपू यादव को खोजा जाता है पर दीपू यादव भी वहां से गायब रहता है। अब शक की सुई सीधे सीधे से किसके ऊपर जाएगी, दीपू यादव के ऊपर जाएगी। दीपू यादव की काफी ज्यादा जांच पड़ताल करने के बाद उसके दोस्तों के थ्रू ये पता चलता है कि शायद से दीपू यादव सोनगढ़ में मिलेगा और उसके दोस्तों ने ही ना पुलिस की मदद की दीपू यादव का एड्रेस निकालने के लिए। दोस्तों के द्वारा बताए गए एड्रेस पर पुलिस जाती है, दरवाजा नॉक करती है और आप गेस कर सकते हो दरवाजा किसने खोला, करो करो, नहीं कर पाओगे। दरवाजा खोलती है एक लड़की जो कि शादीशुदा थी, सिर में भर करके उसने सिंदूर लगाया था, हाथ में एक चूड़िया पहन रखी थी, गले में मंगलसूत्र था और वो लड़की कोई और नहीं वही थी जिसकी लाश पुलिस ने नाले में से निकाली थी, मतलब कि शिखा दुबे। उसे देख करके तो पुलिस वालों को भी विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद दीपू यादव और शिखा ना पुलिस को देख करके बहुत डर जाते हैं। पुलिस ने सोचा कि सबसे पहले इन्हें गिरफ्तार करो, उसके बाद सारी सच्चाई इनसे बाहर निकलवा दी जाएगी। शिखा के घर वालों को कॉल किया जाता है और सारी बात बताई जाती है। शिखा के पापा बोलते हैं नहीं नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, अपनी बेटी का अंतिम संस्कार हम अपने हाथ से किए हैं। उसके बाद शिखा के पापा पुलिस स्टेशन आते हैं। सामने से शिखा और दीपू को देखने के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं होता है। फिर वो सामने से जाकर के अपनी बेटी का चेहरा छूते हैं, तब जाके उन्हें विश्वास होता है कि उनकी बेटी ने उनके भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ किया है। उसके बाद पुलिस के डर से दीपू यादव और शिखा दुबे सारी सच्चाई बताते हैं, अपने घिनौने जुर्म को कबूल करते हैं कि किस तरह उन्होंने 26 साल की पूजा की हत्या की थी और किस तरीके से सारी षड्यंत्र रची थी। उसके बाद क्या होता है, दोनों को जेल हो जाती है और कुछ समय के बाद ही दोनों को ना बेल भी मिल जाती है। और बेल मिलने के बाद आप अगर सोच रहे हो कि दोनों का जो प्यार था बहुत ज्यादा परवान चढ़ गया होगा, दोनों तो जिंदगी भर साथ रहते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो एंडिंग थी ना वो तो और भी ज्यादा घटिया और भयानक थी। क्या होता है रानी, देखो उन दोनों का जो प्यार का बुखार था ना अब शांत हो जाता है। जेल की रिहाई के बाद ना वो लोग एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना पसंद करते। मतलब एक टाइम ऐसा था कि वो लोग साथ रहने के लिए ना मतलब किसी की जान तक ले सकते थे और अब वो लोग एक दूसरे को तो भाई देख भी नहीं रहे थे कि तुम जिंदा हो या फिर मरे हुए हो। चलो ये बात तो हो गई खत्म, लेकिन पता है दीदी
यहाँ पर हमको बेचारी पूजा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मतलब उसकी कोई भी गलती नहीं थी, उसे तो बस अपने बच्चे को पालना था जिसके लिए वो जॉब के लिए आई थी किसी पे भरोसा करके। पर यहाँ पर उसकी मतलब बेमतलब का जान चला गया। और उसकी 2 साल की बेटी, उसकी क्या गलती थी? कुछ दिन पहले उसने अपने पापा को खोया था, अब मम्मी भी उसके साथ नहीं थी। मतलब होता है ना, दूसरे दरिंदों के चक्कर में वो बेचारी छोटी सी बच्ची अनाथ हो गई। और मेरे को तो एक और चीज नहीं समझ में आ रहा है यार, आज आपको इतना प्यार है कि आप दूसरों का कत्ल भी कर दे रहे हो, और जेल से निकलने के बाद ऐसी कौन सी दुश्मनी आ गई? मेरे को तो लग रहा है दोनों ब्लेम गेम खेल रहे होंगे कि तेरे कारण हुआ तो तेरे कारण हुआ। खैर जो भी है दोस्तों, आप लोग ना ये सब जो क्राइम की स्टोरी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो देख रहे हो ना, तो कुछ सीखो इससे। प्यार मोहब्बत लास्ट में, सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव और अपना करियर, फिर फैमिली को प्यार करो। और जब ये सब चीज से लाइफ में सेटिस्फाइड हो जाओ ना, तब जाके प्यार मोहब्बत करो यार। नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संगे बिताएंगे, ये सब पिक्चर्स में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ये सब नहीं अच्छा लगता है। खैर दोस्तों, आज की कहानी के साथ साथ आपकी इन दोनों दीदियों ने आपको काफी ज्यादा ज्ञान भी दे दिया। होपफुली आप लोगों को कहानी और ज्ञान दोनों पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना, ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो ना, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।